अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी, जो कि हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम फिज़िक्स में भी इसको पढ़ते हैं क्योंकि इसकी इक्वेशंस जो है वो यूज़ होती हैं हमारे पास फार्मूलाज न्यूमेरिकल्स में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बोहर्स थ्योरी क्या थी। तो यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू बोहर्स मॉडल, यानी कि बोहर्स मॉडल का इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो बोहर थ्योरी मॉडिफाइड द एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल बाय एक्सप्लेनिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फिक्स ऑर्बिटल्स, यानी कि फिक्स ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं, शेल्स भी आप कह सकते हैं। एंड नॉट एवरीवेयर इन बिटवीन, मतलब कि सिर्फ वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में ही मूव करते हैं और कहीं और नहीं मूव करते हैं। एंड ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, यानी कि हर ऑर्बिट की अपनी अपनी फिक्स एनर्जी है। रदरफोर्ड एक्सप्लेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि रदरफोर्ड ने जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एक्सप्लेन किया था, लेकिन बोहर ने जो है उसको मॉडिफाई करके उसको इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर एनर्जी लेवल्स में एक्सप्लेन किया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बोहर ने मॉडिफाई फॉर्म में आपके पास इंट्रोडक्शन दिया है एटम का, इलेक्ट्रॉन का, इन सब चीज़ों का। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको शो करवाया कि बोहर्स का जो है वो मॉडल का किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया था अपनी थ्योरी को। इस स्ट्रक्चर के बेस पे देख लें आप, यहाँ पे के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, सारे शेल जो है वो उनको जो है वो लेबल किया हुआ है और बताया हुआ है कि 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल। तो इस तरह से उन्होंने इस स्ट्रक्चर के साथ उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया था। तो ये भी आप देख लें, ये बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम है, यानी कि उन्होंने एक एटम की किस तरह से मॉडल बनाया था टू प्रेजेंट देयर थ्योरी। उसके बाद हम देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी क्या थे। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला पोस्टुलेट है कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स इन अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं डेफिनेट सर्कुलर पाथ में, जिनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स या शेल, जो हमने पहले भी बात की थी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ईच ऑर्बिट और शेल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, यानी कि हर ऑर्बिट की, हर शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी है। एंड दिस सर्कुलर ऑर्बिट्स आर नॉन एज ऑर्बिटल शेल, यानी कि इनको हम कहते हैं स्पेसिफिकली ऑर्बिटल शेल्स। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि द एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर, यानी कि n इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड एक्सेट्रा। तो इनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। जिन नंबर से हम उनको शो करते हैं उनको हम क्वांटम नंबर कहते हैं। एंड दिस रेंज ऑफ क्वांटम नंबर स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस साइड। ये न्यूक्लियस साइड से आपके पास n इज़ इक्वल टू 1 स्टार्ट होता है, यानी कि लोएस्ट एनर्जी लेवल, उसके बाद से जो है वो हाईएस्ट पे जाता है। तो ऑर्बिट n इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4 आर असाइन एज K11, जैसे कि हमने उनके स्ट्रक्चर में देखा था कि उन्होंने 1, 2, 3, 4 को K11 से जो है वो प्रेजेंट किया हुआ था। वो हमारे पास शेल्स कहलाते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अटेन्स द लोएस्ट एनर्जी लेवल, यानी कि जब वो एक लोएस्ट एनर्जी लेवल को अटेन कर लेता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। यानी कि जब वो लोएस्ट एनर्जी को अटेन करेगा तो हम उसको कहेंगे ग्राउंड स्टेट। इसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स हैं बोहर के पोस्टुलेट्स के, अच्छे से समझ लें आप कि क्या क्या बात हुई है इन तीनों पॉइंट्स में। उसके बाद हम आगे आते हैं। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल बाय गेनिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी। ये तो हमने देख लिया था कि ये इस डायग्राम में भी शो करवा रहे हैं कि वो लोअर से हाईएस्ट में जाते हैं बाय गेनिंग द एनर्जी। एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू इन लो एनर्जी लेवल बाय लूजिंग एनर्जी, यानी कि जब वो लो से हाई पे जाते हैं तो वो एनर्जी गेन करते हैं और जब वो हाई से लो पे आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। डायग्राम में भी आपको देखें तो यही पता चल रहा है कि जो है वो अगर लोएस्ट से हाईएस्ट पे जा रहा है तो एनर्जी गेन कर रहा है, हाईएस्ट से लो पे आ रहा है तो वो एनर्जी लूज़ कर रहा है। और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे देखें चेंज इन एनर्जी इज़ इक्वल टू एच वी। एच जो है वो हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है और वी हमारे पास जो है वो वेलोसिटी वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या हैं बोहर्स थ्योरी की, क्योंकि पोस्टुलेट्स के बाद जो है वो उनकी डेरिवेशंस भी हैं, किस तरह से उन्होंने पोस्टुलेट्स के थ्रू डेरिवेशंस की थी, तो वो भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है डेरिवेशन ऑफ रेडियस, यानी कि हम बोहर्स थ्योरी से सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे।
तो जी सबसे पहले आपने कंसिडर करना है कि आपके पास न्यूक्लियस है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। इन दिस एनालिसिस वी विल यूज़ अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कांस्टेंट के, जैसे कि कॉलम्स लॉ है उसको उसकी के कांस्टेंट की इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे विच इज़ मोर कॉमनली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह से हो गया। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ई नॉट है वो नोन होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विद द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपके पास शो करा दी है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 C2 J-1 M-1। ये हमारे पास जो है वो ई नॉट की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन the nucleus is assumed to be fixed in space at the origin is the sum of kinetic and potential energy। यानी कि टोटल एनर्जी जो होगी हमारे पास क्या होगी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हम दोनों एनर्जीज़ को जो है वो सम करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखा और इसमें जो है वो ई टोटल लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फोर्स भी हो रही है, तो फोर्स का फार्मूला क्या यूज़ होगा, F इज़ इक्वल टू ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट आर क्यूब आर। यानी कि हमने देखा कि एनर्जी भी यहाँ पे हो रही है, कॉलम्स लॉ का हमने के कांस्टेंट भी यूज़ किया, फोर्स को भी हमने यूज़ किया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे फोर्स का, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए क्या इक्वेशन आ जाएगी, उसको हम मतलब कि फर्थरली रिफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगी, F इज़ इक्वल टू मतलब रहेगी वही, लेकिन उसका क्या होगा कि ब्रैकेट्स आ जाएंगी, स्ट्रेट ब्रैकेट्स। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम ब्रैकेट का जो है वो स्ट्रेट ब्रैकेट यूज़ करते हैं। वे बता रहे हैं कि जो एफ एरो है वो एम में द मैग्नीट्यूड है। इट फॉलोज डैट इफ़ वी एज्यूम डैट द ऑर्बिट इज़ सर्कुलर, यानी कि जब ऑर्बिट सर्कुलर होगा तो एक्सेलरेशन जो होगी वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी हम फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमने कितने फार्मूलाज लिखे, के कांस्टेंट को भी हमने देख लिया, उसके बाद हमने फोर्स, टोटल एनर्जी, फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी फार्मूला लिखा है। तो यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में v जो होगा वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी। उस तरह अगर हम इस सारी इक्वेशन को देखें तो अब हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, हम यहाँ पे इनको 3 तरह से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला देखें, ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट R² इज़ इक्वल टू MEV² बाय R। और दूसरा तरीका क्या था, यहाँ पे ZE² 4 पाई ई नॉट इज़ इक्वल टू MV² R। और तो वही अगर देखें तीसरे तरीके से जिस तरह लिख रहे हैं, ZE² MER डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में MVR²। तो मतलब आप इन 3 तरीक़ों से जो हमने इक्वेशंस यूज़ की हैं उनको हम फर्थरली कर सकते हैं यूज़। डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है, डिपेंड करता है कि आपने फाइंड क्या करना है। तीनों इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं, तीनों इक्वेशंस बिल्कुल सही हैं। तो अगर प्लैंक्स के अब हम फर्थर कर रहे हैं कि बाय फॉलोइंग प्लैंक्स आइडिया अंडरलाइंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अकॉर्डिंगली प्लैंक्स के आइडिया को देखें तो क्या होगा, MVR इज़ इक्वल टू NH। तो N आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, 1 से लेकर 2, 3, 4 कुछ भी, कोई भी न्यूमेरिकल आप जो है वो अपनी जिस तरह के आपकी न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग एन की वैल्यू लिखेंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास रेडियस की इक्वेशन नहीं आई तो हमें फर्थरली आगे इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमें एंड में रेडियस की डेरिवेशन चाहिए फ्रॉम बोहर्स थ्योरी। तो अब हम देखें सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, जब हम इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जो हमने प्लैंक्स का देखा था NH, तो हमने उसको अब सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये हमारे पास आया है ZE² MER बाय 4 पाई ई नॉट इज़ इक्वल टू N² H ब्रैकेट स्क्वायर। तो इक्वेशन इम्प्लाइज डैट ऑर्बिट कुड ओनली हैव सर्टेन अलाउड रेडी, यानी कि इक्वेशंस जो है वो इम्प्लाई जो हुई है वो बता रही है कि ऑर्बिट कुड ओनली हैव सर्टेन अलाउड रेडी, यानी कि ऑर्बिट की सिर्फ एक सर्टेन जो उनकी अलाउंस होगी सिर्फ उतना ही रेडियस होगा। यानी कि एक ऑर्बिट की रिक्वायरमेंट भी हम देखेंगे कि उसका रेडियस कितना उसको अलाउ कर रहा है, कि वो कितना जो है वो आपके पास फर्थरली आए। हमारे पास रेडियस की भी इक्वेशन आ गई। और एन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी 1, 2, 3 न्यूमेरिकल अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। अब कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट हैज़ बीन डिफाइंड टू बी ए नॉट, यानी कि जो भी हमने अपने फार्मूले में ए नॉट यूज़ किया है तो उसकी जगह हमने, अब देखें हम जितना अपनी इक्वेशन को शॉर्ट कर सकते हैं हम उतना शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो हमने ये देखा कि जो यहाँ पे
4 पाई वाली वैल्यू है, इसको हम ए नॉट में कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ए नॉट इज़ इक्वल टू वो जो 4 पाई वाली वैल्यू थी उसको कर लिया, तो इससे हमारे न्यूमेरिकल जो है वो फर्टिली ईजी हो गया और हमने उसको वैल्यू में ले आया। तो इस तरह यहाँ पे रेडियस भी आ गया और हमने ये देखा कि ए नॉट की जगह जो है वो हमने 4 पाई की वैल्यू को जो है वो सब्सटीट्यूट कर लिया, ताकि इससे हमारा फार्मूला और इजी हो जाए। तो आप एरन देख सकते हैं। अब रेडियस आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस शेल का फाइंड करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप एन की वैल्यू लिख सकते हैं।